प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के विषय में। जो विभिन्न धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की आदर्शवादी धारणा के बारे में। आदर्शवादी राज्य को एक अनिवार्य संस्था मानते हैं। व्यक्ति की वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के लिए राज्य अनिवार्य है, और उसके पीछे उनका तर्क यह है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक अधूरा प्राणी है। उसकी जो क्षमताएं हैं वह सीमित होती है। वह सारे कार्य अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की ज़रूरत होगी, एक डॉक्टर को एक इंजीनियर की ज़रूरत होगी, एक इंजीनियर को एक डॉक्टर और शिक्षक की ज़रूरत होगी। यानी हम अपने आप में सारे काम नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और हमारी ये जो दूसरों पर निर्भरता है, वही हमें समाज में रहने के लिए विवश करती है। और जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, और उस व्यवस्था के लिए नियम बनाना जरूरी है, नियमों को मनवाना जरूरी है, नियमों को लागू करना जरूरी है। और ये सब कार्य राज्य के माध्यम से होते हैं। इसलिए हम अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति के रूप में राज्य के सदस्य होते हैं। और इसीलिए आदर्शवादी ये कहते हैं कि राज्य एक अनिवार्य संस्था है, और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से राज्य का सदस्य बनता है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था है, वह व्यक्ति के द्वारा बनाई गई कृत्रिम संस्था नहीं है। अर्थात व्यक्ति जन्म के साथ ही राज्य का सदस्य बन जाता है। राज्य के बिना वो नहीं रह सकता। जैसे हम जब अरस्तु को पढ़ते हैं तो अरस्तु ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि वह राज्य के बिना रह सकता है, तो वह या तो कोई पशु होगा या फिर कोई देवता। यानी कोई पशु या देवता ही राज्य के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वह राज्य में अनिवार्य रूप से रहते हैं। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तीसरी बात आदर्शवादी धारणा में ये कही जाती है कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है। राज्य का कार्य व्यक्ति की नैतिक उन्नति करना है। हमारा जो आत्मिक विकास है, हमारा जो व्यक्तिक विकास है, व्यक्तिगत विकास है, या हमारा जो चहुमुखी विकास है, वह राज्य के माध्यम से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने विकास के लिए मान लीजिए हम पढ़ते हैं, पढ़ाई का काम हमें करना है, तो पढ़ने की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? स्टेट के माध्यम से की जाएगी। या इसी तरीके से अगर हम एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, तो खेलने के लिए हमें मैदान चाहिए। उन मैदान की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से हम अपने नैतिक या आत्मिक विकास के लिए, मान लीजिए कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, और वह उसकी आराधना के लिए कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई मस्जिद जाना चाहता है, तो इन सब संस्थाओं की व्यवस्था या उनके सिस्टम को जो डेवलप करने वाली संस्था है वो राज्य है। तो राज्य एक एक नैतिक संस्था है जो हमारे नैतिक विकास में, हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। फिर चौथी बात आदर्शवादी धारणा में ये कही जाती है कि व्यक्ति जो है वह राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की जो विकास है वह चूंकि राज्य के माध्यम से ही हो सकता है, या व्यक्ति की जो आज़ादी है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वह राज्य के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इसलिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से राज्य के आदेशों का पालन करता है, राज्य के भीतर रहता है। तो वह ये कहते हैं कि राज्य जितना मजबूत होगा, राज्य जितना शक्तिशाली होगा, उतनी ही व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी, और व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर मिलेंगे। इसलिए राज्य को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान करना पड़ता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी ये है आदर्शवादियों की, व्यक्ति जो है वो राज्य के लिए है, न कि राज्य व्यक्ति के लिए है। उनके मत में
राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। ये बड़ी बात को एक बहुत संक्षेप में इस रूप में आप समझें। ये बात ये है कि अ, हम अ, व्यक्ति के रूप में जब जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं। हम जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हम जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम जिंदा रहना चाहते हैं। फिर जिंदा रहने के बाद हमारी आवश्यकता ये होती है कि हम सुखपूर्वक जिए, हंसी खुशी से जिए। हम अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं हम वो प्राप्त कर सके। मान लो कोई चित्रकार बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है या कोई लॉयर बनना चाहता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ दशाएं या कुछ परिस्थितियां जरूरी होती है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तब वह अपने जीवन को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में विकास को प्राप्त कर सकता है, तब वह जिंदा रह सकता है। जैसे जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी आबो हवा हो, हवा पानी अच्छा हो, आ, आ, जो है पर्यावरण अच्छा हो। ये सब चीजें हमें चाहिए। तो ये सब चीजों का की व्यवस्था कैसे होगी? ये सब व्यवस्था होगी राज्य के माध्यम से। और इसीलिए हम राज्य के कानूनों का पालन करते हैं। जैसे मैं अभी का एग्जांपल लें कि हम कोरोना काल में जब आज हम रह रहे हैं, तो हम कोरोना काल में हमारे लिए जीवन एक चुनौती है। अब अगर हमें जिंदा रहना है तो कोरोना से बचना है। इसके लिए राज्य क्या कर रहा है? राज्य ने जैसे पहले लॉकडाउन किया, या राज्य ने अब नियम बना दिए सबके लिए कि मास्क पहनना अनिवार्य है, तो आप मास्क पहनते हैं। अब ये कोई हर जगह पुलिस वाला खड़ा हो इसलिए आप मास्क पहने, ये जरूरी नहीं है। हम स्वयं अपनी इच्छा से राज्य के इन नियमों का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जीवन की सुरक्षा होगी। तो लेकिन ये केवल मैं करूं इससे पर्याप्त नहीं होगा, सामने वाला भी मास्क पहने, ये जरूरी है। और अगर सामने वाला नहीं पहनता है तो फिर राज्य क्या करेगा? राज्य उसको दंडित करेगा, राज्य उसके ऊपर जुर्माना लगाएगा, तो वो भी मास्क पहनेगा। तो इस तरीके से राज्य ने क्या किया? राज्य वो चीज है जिसके कारण से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। तो आदर्शवादी ये कहते हैं कि हम व्यक्ति के जो भी जीवन के लक्ष्य हैं, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य है जिंदा रहना, फिर हमारे लक्ष्य होते हैं विकास के करना, जीवन में आगे बढ़ना, खुशियों को प्राप्त करना, सुखपूर्वक रहना, जो हम बनना चाहते हैं वो बनना। तो इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य हमारे लिए जरूरी है। राज्य जितना ताकतवर होगा, राज्य जितना शक्तिशाली होगा, हमारा जीवन उतना ही सुगम होगा, हमारा जीवन उतना ही बेहतर होगा। इसलिए कई बार जब राज्य पे खतरे आए, तो आदर्शवादी एक विचारक ये कहते हैं कि व्यक्ति के हित महत्वपूर्ण नहीं होते, राज्य के हित महत्वपूर्ण होते हैं। और राज्य के हित में व्यक्तियों को कई बार अपने हितों को का बलिदान करना पड़ता है, अपनी आजादी का बलिदान करना पड़ता है। एक और एग्जांपल से इस बात को समझें कि जैसे अ, हम अ, हम जो है किसी भी जैसे हमारी एक आज़ादी है, हमारा एक अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। तो हम रोड पर चल रहे हैं, ये सड़क पर चल रहे हैं, ये आज़ादी है हमारे को। या हम पार्क में घूम रहे हैं, ये हमें आज़ादी है। सड़क पर चल रहे हैं, एक एग्जांपल ये ले लें अपन अभी कि हम सड़क पर चल रहे हैं, ये हमारे को आज़ादी है। लेकिन यह आज़ादी अगर निर्बाध हो, इस पर कोई नियम नहीं हो, इसके कोई कानून कायदे ना हो, तो क्या होगा? सब लोग मनमर्जी से चलने लगेंगे, मनमर्जी से अपने वाहन चलाने लगेंगे, गाड़ियां चलाने लगेंगी। क्या होगा परिणाम? कि एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो ऐसे में राज्य क्या करता है? राज्य ने एक नियम बना दिया कि सब लेफ्ट में चले, बाएं चले। एक स्पीड लिमिट बना दी जाती है कि यहाँ पे आप 60 की स्पीड से चलें, 40 की स्पीड से चलें या 80 की स्पीड से चलें। तो ये जो प्रतिबंध है,
जो राज्य ने हमारे ऊपर लगाए हैं, वो कई बार हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है, लेकिन राज्य हमारी इस आज़ादी को इसलिए नियंत्रित करता है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके, ताकि हम जिंदा रह सकें और दूसरे लोग भी जिंदा रह सकें। तो इस तरीके से हमारी हमारी आज़ादी को या हमारी स्वतंत्रताओं को या हमारे अधिकारों को या हमारे विकास के रास्तों को बनाए रखने के लिए राज्य का शक्तिशाली होना ज़रूरी है और उसके लिए कई बार हमें अपनी आज़ादी का, अपने हितों का या अपने अधिकारों का बलिदान देना पड़ता है। इसलिए आदर्शवादी कहते हैं कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। राज्य साधन है, जबकि व्यक्ति साधन है। राज्य साध्य है, क्योंकि व्यक्ति उसका साधन है। और चूंकि राज्य से ही व्यक्ति का जीवन संभव है, इसलिए ये कहा गया है कि राज्य व्यक्ति से पहले, स्टेट इज प्रायर टू मैन। अरस्तु ने इस बात को कहा है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन। राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है, ऐतिहासिक क्रम में नहीं, काल क्रम में नहीं, बल्कि यहाँ पर अरस्तु ये कहता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य व्यक्ति से पहले आता है। व्यक्ति के जीवन से भी पहले स्टेट है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, क्योंकि राज्य के भीतर रहकर ही, राज्य के नियमों में या उसकी व्यवस्थाओं के भीतर रहकर ही व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्टेट इज प्रायर टू मैन। और इसी रूप में वो ये कहते हैं कि राज्य जो है वो एक अच्छाई है, न कि बुराई है। राज्य के कानून अपने आप में अच्छाई है, वो बुराई नहीं है। और इसीलिए वह राज्य को टोटलिटेरियन या सर्वसत्तावादी मानते हैं कि क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई राज्य जितना शक्तिशाली होगा उतना ही व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होगा, उतना ही व्यक्ति का जीवन सुगम होगा। इसलिए वे राज्य को सारी सत्ता सौंप देना चाहते हैं, सारे अधिकार राज्य के पास में होते हैं। इस रूप में आदर्शवादियों के लिए राज्य समग्रतावादी है और वह देवीय है। ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जैसे जब हम ये बात कहते हैं कि हम सब अपूर्ण हैं और हम ईश्वर रूपी आत्मा, पूर्णात्मा, ईश्वर पूर्ण आत्मा है और हम उसके अंश हैं। उसी तरीके से इस पृथ्वी पर हम सब अपूर्ण हैं, हम व्यक्ति के रूप में हम सब अपूर्ण हैं। हमारी पूर्णता राज्य में ही जाकर होती है, हमारी समग्रता राज्य में ही पूर्ण होती है। और इस रूप में इस पृथ्वी पर राज्य ईश्वर की तरह है, वह देवीय स्वरूप लिए हुए है। हम सब व्यक्ति के रूप में हम सब अधूरे हैं, हमारी सबकी सीमित क्षमताएं हैं, हमारी पूर्णता राज्य के भीतर ही होती है। और अगली बात वो ये कहते हैं कि राज्य जो है वो एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, एक राज्य जैविक संस्था है, राज्य सावयव है, ऑर्गेनिक है। ये दोनों बातें जुड़ी हुई है। ये बात एक थ्योरी है स्टेट की, जिसको आइडियलिज्म या आदर्शवादी विचारकों ने प्रतिपादित किया कि जो राज्य है वो सावयव है या जैविक संस्था है। उसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से अलग अलग अंगों से मिलकर के हमारा यह शरीर बनता है, उसी तरीके से अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर के राज्य रूपी शरीर का निर्माण होता है। जैसे हमारे ये हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, हमारे भीतर हृदय, ये लीवर, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, इन सब अंगों से मिलकर के हमारा शरीर पूरा पूरा शरीर बनता है। इसमें से एक भी अंग अगर अलग हो जाए तो उस अलग अंग का कोई महत्व नहीं होगा। मान लो आप हाथ काट के फेंक दें तो उस हाथ का कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो किसी शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो शरीर से अलग उसके अंग का कोई महत्व नहीं होता। मान लीजिए आपका पैर काट के फेंक दें तो उस पैर का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। उस पैर का महत्व तभी है जब वो शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से शरीर से अलग उसके अंगों का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से राज्य से अलग उसके व्यक्ति रूपी जो अलग अलग अंग हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। और जिस तरीके से शरीर के किसी एक अंग में जब कोई दर्द होता है या शरीर के किसी एक अंग में जब कोई
चोट लगती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। उसी प्रकार से राज्य का कोई भी एक अंग अगर प्रभावित होता है, मान लीजिए किसान परेशान है, तो उससे केवल किसान ही दुखी नहीं होगा, उसका प्रभाव समाज के बाकी लोगों पर भी पड़ेगा, पूरे राज्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इस रूप में राज्य जो है वो आंगिक है। राज्य जैविक संस्था है। जैसा मैंने एक एग्जांपल देके अभी आपको कहा कि भाई एक एक समाज कब पूरा होता है, जब उसमें एक शिक्षक भी हो, एक डॉक्टर भी हो, एक इंजीनियर भी हो, उसमें मजदूर भी हो, उसमें किसान भी हो, उसमें नेता भी हो, उसमें वकील भी हो, ये सब मिलकर के पूरा समाज पूर्ण होता है। तो और ये सब समाज के अलग अलग अंग हैं, इनको अलग अब अगर ये समाज से अलग रहने लग जाए, अगर डॉक्टर समाज से बाहर चला जाए, किसी जंगल में चला जाए, तो उसके डॉक्टर होने का कोई महत्व होगा? नहीं होगा। अगर एक टीचर जंगल में चला जाए, अकेला रहने लग जाए, तो क्या उसका कोई महत्व हो सकता है? नहीं होगा। तो इनका महत्व कब है? जब वो समाज के बीच में रह रहे हैं, राज्य के कानूनों और नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी उनका महत्व है। इस रूप में राज्य जैविक संस्था है, राज्य सावयव है। हमारे सारे अधिकारों का जो स्रोत है वो स्टेट है। हमें जो भी अधिकार है, जैसे जैसे हम भारत में रह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में हमें कई सारे मूल अधिकार मिले हुए हैं। हमारे को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कानून के रूप में हमें मिला हुआ है, कानूनी अधिकार हमें मिला हुआ है। अ, इसी तरीके से हमें कई सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई है। हमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें मत देने की आज़ादी है। ये सारे जो हमारे अधिकार हैं, इन अधिकारों का स्रोत क्या है? राज्य, स्टेट। सरकार ही हमारे इन अधिकारों की रक्षा करती है। राज्य ही हमारे इन अधिकारों की रक्षा करता है। अगर राज्य नहीं होगा तो हमारे ये अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। मान लो कोई और स्टेट, जैसे अंग्रेजों ने आकर हमारे भारत पर अधिकार कर लिया, तो स्टेट खत्म हो गया, इंडियन स्टेट था ही नहीं, दूसरे देश के हम गुलाम हो गए, तो हमारी आजादी कहाँ सुरक्षित रही, हमारी स्वतंत्रता कहाँ सुरक्षित रही? तो हमारी स्वतंत्रता और अधिकार कब है? जब स्टेट है। तो स्टेट इसलिए व्यक्ति से पहले है, इसलिए वो व्यक्ति से ऊपर है, क्योंकि वही सारी अधिकारों का स्रोत है। राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति है। फिर आदर्शवादी कहते हैं राज्य और व्यक्ति के हितों के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डायलेक्टिकल रिलेशन नहीं है, व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है राज्य और व्यक्ति। जैसा कई विचारक, व्यक्तिवादी विचारक आदि कहते हैं, वैसा नहीं है कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई टकराहट है, बल्कि उन दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य बिना व्यक्ति के कुछ नहीं है, अगर व्यक्ति नहीं हो, जनता नहीं हो, तो राज्य, राज्य की परिभाषा हमने पढ़ी, राज्य की परिभाषा क्या है कि राज्य कम या अधिक लोगों का समूह। तो लोग ही नहीं होंगे तो स्टेट क्या होगा? तो राज्य बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जीवन तब तक सुरक्षित नहीं होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं तब तक सुरक्षित नहीं होगी जब तक राज्य नहीं होगा। तो राज्य और व्यक्ति के हित आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के हित एक दूसरे से पूरे होते हैं। फिर आदर्शवादी ये कहते हैं कि राज्य का जो आदेश है वही कानून है, जो राज्य कह दे वही आदेश है, उसका जो आदेश हो वही कानून होगा। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो ये बात समझ में आती है हमारे आदर्शवादियों के माध्यम से कि भाई व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रह सकता, व्यक्ति समाज में रहता है, समूह में रहता है, और समूह में जब रहता है तो उसके हित, उसके स्वार्थ आपस में टकराते हैं, उनमें संघर्ष भी होता है, उनमें झगड़ा भी होता है। अब उसमें उन उनके बीच में व्यवस्था स्थापित करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति समाज में रहता है तो सब व्यक्ति घूमेगा भी, फिरेगा भी, कहीं रहेगा भी, तो ये तो सब चाहेंगे। लेकिन संसाधन तो दुनिया में सीमित है, तो लोग झगड़ेंगे भी। हाँ? जैसे एक सड़क पे चलना है तो सब चलना चाहते हैं, तो अब झगड़े भी होंगे। तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है। एक तो वो ट्रैफिक पुलिस अपने आप में क्या है? स्टेट का अंग है, स्टेट है, राज्य है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में जब व्यवस्थित हितों के बीच में टकराहट होती है, लोगों के बीच में टकराहट होती है, तो व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उत्पन्न होता है और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक शक्तिशाली सत्ता चाहिए, एक पावरफुल अथॉरिटी चाहिए और वो पावरफुल अथॉरिटी स्टेट के रूप में हमारे सामने आती है। और फिर हमें मानना पड़ता है, हम सब लोगों को ये मानना पड़ता है कि भाई हमने एक चरम सत्ता को मान लिया कि भाई ये हमारा राजा है, ये हमारी सरकार है, अब ये जो कह देगा वो हम सब मान लेंगे। तो इस तरह से हम राज्य के आदेशों को स्वीकार करते हैं। ये जो राज्य के आदेश हैं, यही अपने आप में कानून है। लेकिन आदर्शवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति राज्य का आज की जो ये आदेश होते हैं उनको उनको बलपूर्वक नहीं मानता है, बल्कि अपनी इच्छा से उनका सम्मान करता है। राज्य क्यों? क्योंकि राज्य का जो आधार है वो सामान्य हित की चेतना है। राज्य कानून बनाता है सारी जनता के हित में। तो प्लेटो इस पूरी विचारधारा की जो समर्थक है, आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक है, वह है प्लेटो, अरस्तु, स्टोइक्स और हेगल। थैंक यू।